हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संकेत दुतुंडे एंड वेलकम टू पीएस हायर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आज हम देखने वाले हैं कि मेंस आंसर राइटिंग एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर, दिस टू थिंग्स ओनली। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आंसर की तरफ भागते हैं या फिर आंसर को कैसे लिखे, आंसर को कैसे सोचे, इसके बारे में ज़्यादा थिंकिंग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आप एग्जाम में जब जाते हो, आपके सामने पेपर होता है, तो आपके सामने होता है सबसे पहले क्वेश्चन। तो उसको आपको सोचना है, मतलब सोचना है मतलब क्या करना है कि क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। राइट? तो क्वेश्चन को डिकोड कैसे करें सर? देखिए, मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को खाली आपको फॉलो करना है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन स्टेप्स की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपको क्वेश्चन डिकोड करना एकदम आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को डिकोड करना है तो क्या करना है सर? सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा उसका टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। क्या टाइप ऑफ द क्वेश्चन? डब्ल्यूएच टाइप है या फिर स्टेटमेंट बेस है या फिर क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे एक्सप्लेन करने को दे दिया गया है। मतलब क्या कि क्वेश्चन खाली एक कंसेप्ट है या फिर कोई आइडिया दिया गया है और आपको बोला है कि 150 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, इसी तरह की टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेकंड आपको देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सर, डिमांड का मतलब क्या कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। मतलब यूपीएससी ने जो क्वेश्चन दिया है और यूपीएससी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि आप क्या लिखेंगे आंसर में, उसको कहते हैं डिमांड। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो डिमांड को अगर पहचानना है, देखिए ये बहुत मेन पार्ट है। डिमांड को अगर आपको पहचानना है तो दो तीन चीजें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले 2-3 टाइम्स आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि समझना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को। ठीक है, फिर आपको उसी क्वेश्चन को ब्रेक करना है, ब्रेक इनटू मल्टीपल सेंटेंसेस। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो होता है ना, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्म करते हैं 80% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। मतलब 100 क्वेश्चन अगर आपके सामने हैं तो उसमें से 80 क्वेश्चन गारंटीड स्टेटमेंट बेस्ड ही होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड है तो उसको कन्वर्ट करो डब्ल्यूएच टाइप में। ठीक है, बहुत आसान है। मैं जब क्वेश्चन लूंगा अभी आगे जाके, तब आपको समझ में आ जाएगा, ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड जो चीज है जो आपको करनी है वो है आपको पहचानने हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी आइडिया, कोई भी कंसेप्ट आपके क्वेश्चन में दी गई हो। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है सबसे पहले तो, ताकि आपको याद रहे कि इस क्वेश्चन, इस कीवर्ड को हमें एक्सप्लेन करना है, चाहे इंट्रोडक्शन में करो चाहे बॉडी में करो। एक आंसर का फॉर्मेट होता है आंसर राइटिंग का, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो कीवर्ड्स का क्या काम होता है कि वो कीवर्ड्स आपको एक हाईलाइटर का काम करते हैं आपके आंसर में। कि आप यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे कि मैंने तो ये आइडिया या फिर ये कंसेप्ट क्वेश्चन में दे दिए गए, अब आपको ये आइडिया पता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि उस कीवर्ड को एक्सप्लेन करना है, यूपीएससी को बताना है कि हाँ आपने जो आइडिया दिया है ना वो मुझे पता है। तो 2-3 लाइन में उसको जो है, 2 या 3 लाइन में उसको इलेबोरेट करना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इलेबोरेट करना है कहाँ? इंट्रोडक्शन में आप कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है सबसे सेफेस्ट जगह है, प्लेस है आपको कीवर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। या फिर आप बॉडी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन जो होता है वो एक क्लोजिंग रिमार्क होता है, समरी होती है। तो वहां पे आप अगर कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जाओगे तो एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, 3 हो गए। चौथा, डायरेक्टिव्स। आपको डायरेक्टिव्स पहचानने पड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्टिव्स क्या होते हैं सर? डायरेक्टिव्स का मतलब ही ये है कि क्वेश्चन को वो डायरेक्शन देते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, एक्सप्लेन, एल्यूसिडेट, एलैबोरेट, या फिर क्लैरिफाई, या फिर इलस्ट्रेट, ये क्या हो गए? डायरेक्टिव्स हो गए। और भी डायरेक्टिव्स होते हैं, डिस्कस, कमेंट। अब देखिए, अब क्या होता है ना, 2 रूल होते हैं। अगर डायरेक्टिव्स को आपको समझना है या फिर डायरेक्टिव्स के हिसाब से अगर आपको आंसर लिखना है, तो 2 रूल होते हैं। कौन सा? पहला 80-20 और 50-50। ठीक है, अब जो 80-20 रूल है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन दे दिया गया है और क्वेश्चन में कोई एक डायरेक्टिव है पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल इसमें से कोई डायरेक्टिव है, इसमें से कोई डायरेक्टिव है, तो 80-20 रूल क्या कहता है कि आपको क्वेश्चन जो है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया गया है, एक्सप्लेन प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो एक्सप्लेन कहाँ है यहाँ पे?
तो 80-20 रूल क्या कहता है कि 80% ऑफ योर आंसर शुड बी द एक्सप्लेनेशन अबाउट प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, और जो बचा 20% है वो आपने जो 80% में आइडिया प्रेजेंट किया है या फिर आइडिया के फेवर में कहा है, उसका एक काउंटर आइडिया या फिर उसका एक क्रिटिसिज्म आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्रिटिसिज्म या फिर एक काउंटर आइडिया। और ये क्या होगा, 80% क्या होगा, आप एक्सप्लेन करोगे आइडिया को। ठीक है, तो ये हो गया अपना 80-20 रूल। 50-50 क्या कहता है, सेम वही करना है, 50% आइडिया जो है आपको एक्सप्लेन करना है या फिर फेवर में कोई किसी आइडिया के आपको बोलना है, और यहाँ पे एक काउंटर आर्गुमेंट देने, यानी अगेंस्ट में बोलना है। ठीक है, तो ये हो गए दो रूल। डायरेक्टिव्स अगर दिए गए तो ये रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सर कौन से डायरेक्टिव्स है जिनको ये रूल अप्लाई होता है और कौन से डायरेक्टिव्स है जिनको ये रूल अप्लाई होता है? जो मैंने यहाँ पे बॉक्स किया है ना, प्लस ये कमेंट या फिर और क्या होता है, जस्टिफाई हो गया, ये भी, ये आएगा 80-20 रूल में। ठीक है सर, 80-20 रूल में तो सारे के सारे दिख रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये जो मैंने ऊपर बॉक्स किया है ना, 1 सेकेंड, ये जो ऊपर मैंने बॉक्स किया है यहाँ पे, इनका सबका मीनिंग वन एंड द सेम ही है। बहुत कम डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको, बहुत कम डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, मैं इनका सबका मतलब आपको बताऊंगा क्या होता है। पहले देख लो कि कहाँ कौन सा रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पे 80-20 और यहाँ पे जो है डिस्कस 50-50 रूल फॉलो होगा। मतलब कि अगर डिस्कस कहाँ गया है, आप नोटिस करते होगे कि ये सारे जो डायरेक्टिव्स है वो स्टेटमेंट के या फिर क्वेश्चन के आखिर में या फिर पहले लगते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब दिए गए हैं, ये और ये, यहाँ पे 80-20 रूल लगेगा, और डिस्कस के लिए 50-50 रूल लगेगा। 50-50 रूल का मैंने मतलब बताया, और डिस्कस का मतलब ही ये होता है कि आपको एक चीज फेवर में बोलनी होती है और दूसरी चीज उसका एक काउंटर आइडिया देना होता है या फिर अगेंस्ट में बोलनी होती है। और आंसर को एक बैलेंस करने के लिए आखिर में आपको एक अपना ओपिनियन देना होता है। ठीक है, ओपिनियन मतलब क्या, एक कंक्लूडिंग रिमार्क देना होता है। मैं ओपिनियन से ज्यादा मैं ये कहूंगा कंक्लूडिंग रिमार्क देना होता है। ठीक है, अब वो बैलेंस वे में होना चाहिए। मतलब कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने दोनों चीजें एक्सप्लेन की है, फेवर में और अगेंस्ट में, तो आप किससे एग्री करते हो, और जो आपका एग्रीमेंट होगा वो किसी रेफरेंस पे बेस होना चाहिए। रेफरेंस पे मतलब क्या, कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर या फिर अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसने ये आइडिया जो दिया था उसके फेवर में ये बोला था, तो मैं इससे एग्री करता हूँ, ऐसे आपको ओपिनियन देना पड़ेगा। मतलब क्या, आपको एक इस्टेब्लिश्ड जो है ओपिनियन या फिर कंक्लूडिंग रिमार्क बताना पड़ेगा। ठीक है, सेम अगर मैं कमेंट का कहूँ या फिर जस्टिफाई का, जहाँ पे 80-20 रूल फॉलो होता है, वहां पे मुझे आइडिया को पूरा एक्सप्लेन करना है सबसे पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है मैं अपना कमेंट जो इस्टेब्लिश ओपिनियन है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, डिस्कस में क्या था, आपने पहले फेवर में बताया था, फिर काउंटर आर्गुमेंट दी थी, फिर अपना इस्टेब्लिश ओपिनियन बताया था। कमेंट में क्या करना है, आपको खाली आइडिया एक्सप्लेन करना है जैसे आप यहाँ पे करते हो एक्सप्लेन। ठीक है, लेकिन आखिर में आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, कमेंट मतलब क्या, यही इस्टेब्लिश ओपिनियन जो होता है वो फॉर्म करना पड़ेगा आपको वहां पे। ठीक है, तो ये हो गए डायरेक्टिव्स। फिर आखिर में सबसे लास्ट, अगर कोई चीज है जो डिकोडिंग के लिए काम आती है, वो है आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन किस टॉपिक का है। मतलब क्या, अगर आप पेपर 1 में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर जो है वो थोड़ा अलग होगा, मतलब फिलोसॉफिकल बेस होगा, क्योंकि पेपर 1 फिलोसॉफी बेस्ड है पूरा। और पेपर 2 जो है, हम पीएसआईआर की बात कर रहे हैं, ओके, पेपर 2 जो है वो क्या है, वो पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड, मतलब क्या, करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आंसर भी उसी तरह से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आइडिया है गांधीइज्म, एक सेकंड यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं, फॉर एग्जाम्पल आइडिया है गांधीइज्म, तो अभी गांधीइज्म अगर आ गया आपको पेपर 1 में सॉल्व करने के लिए, इस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, तो आप पूरा का पूरा फिलोसॉफी बेस बताओगे, मतलब इस आइडिया को एक्सप्लेन करोगे कि आइडिया है क्या एक्चुअली। लेकिन अगर पेपर 2 में इसके बारे में कोई मेंशन आ गया या फिर कुछ पूछा गया है गांधीइज्म के बारे में पेपर 2 में, तो वो आपका होगा करंट अफेयर या फिर न्यूज रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा वो। मतलब क्या, कि यहाँ पे जो है जब आप गांधीज्म पे लिखोगे तो वही 80-20 रूल फॉलो होगा, और यहाँ पे जो है वो 50-50 रूल फॉलो होगा। मतलब क्या, 80% आप आइडिया एक्सप्लेन करोगे, 20% आप थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म या फिर काउंटर आइडिया दोगे, कि जो मान लो गांधीज्म का आइडिया है तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने उनके खिलाफ क्या बोला, वो आप 20% में लिखोगे। और 50-50 में मतलब क्या, पेपर 2 में अगर आपको लिखना है तो उस न्यूज से रिलेटेड आपको गांधी को क्या करना है, कनेक्ट करना है, गांधीज्म को कनेक्ट करना है।
जैसे इसी तरह से आपको जो है दोनों पेपर में एक ही आइडिया को डिफरेंट डिफरेंट वे में लिखना होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको टॉपिक को पहचानना बहुत जरूरी है कि हम किस पेपर में क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। ये अगर आप कर लो, ये सारी चीजें आप कर लो, मतलब आपने क्या किया, क्वेश्चन को पूरा डिकोड कर दिया है, ठीक है। अब सर मतलब इतना सब कुछ करना पड़ता है और पेपर में तो टाइम इतना होता नहीं है ये सब लिखने के लिए। देखिए आप अभी प्राइमरी बेसिस पे जो है मेंस आंसर राइटिंग सीख रहे हैं, ठीक है। जब आप बहुत क्या कहते हैं उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत ज़्यादा उसमें अच्छे बन जाओगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है कि आपको एक ईज मिल जाता है, कन्वीनियंस हो जाता है। आपको क्वेश्चन देखते ही ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपके दिमाग में आ जाएंगे, कैसे कैसे करना है वो आपके दिमाग में आ जाएगा। मैं लास्ट क्वेश्चन जो है, मैंने 2-3 क्वेश्चन निकाले हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले 2 क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस करते टाइम आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन का डिकोडिंग। इन्हीं वेज में, इन्हीं पॉइंट्स में आपको जो है वो क्वेश्चन को डिकोड करना है, यही वे आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स गेट टू द एग्जाम्पल स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए अब ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब ये जो क्वेश्चन आप अपने सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, ये बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, मतलब 2024 का क्वेश्चन है, यूपीएससी पीएसआईआर का, ठीक है। पीएसआईआर का क्वेश्चन है, पेपर 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वेलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वेलिटी। कमेंट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, अब स्टेप बाय स्टेप जाना है। मतलब सबसे पहले क्या, मैं देखिए ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको क्या करना है वो मैं लास्ट क्वेश्चन पे बताऊंगा, ठीक है। स्टेप आपको सेम ही फॉलो करने हैं, लेकिन दिमाग में ये स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं बिना लिखे वो मैं आपको बताऊंगा। तो टाइप ऑफ द क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्या ये डब्ल्यूएच टाइप है, नहीं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा, डिमांड हमें फाइंड करनी, यहाँ पे हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। मतलब क्या, यहाँ पे 2-3 बार आपको क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। मैं एक ही बार रीड करूंगा, आपको 2-3 बार रीड करना है अच्छे से, ठंडे दिमाग से, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मुझे क्वेश्चन जो है वो 20-25% समझ में आ गया है, पूरा समझ में नहीं आया, तो फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, ब्रेक करो क्वेश्चन, ठीक है। कैसे ब्रेक करना है देखते हैं। देखो ब्रेक अगर करना है ना आपको क्वेश्चन को, तो अगेन आपको क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन को ही देखना पड़ेगा आपको। तो मैं क्वेश्चन को देख के ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी, किसके बीच की इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, ये जो है इन्फ्लुएंस्ड हो रही है इकोनॉमिक इक्वालिटी की वजह से, राइट। अभी मैं क्या करता हूं, अभी हमने क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया, अभी मैं क्वेश्चन को छुपा देता हूं, ठीक है। अब जो हमने ब्रेकेज किया है क्वेश्चन का उसको पढ़ो। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ गया, थोड़ा बहुत मतलब आई थिंक आपको क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट 80% समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन अभी पूरा समझना है, 100% समझना है, तो तीसरी स्टेप जो है डिमांड की वो आपको फॉलो करनी है। मतलब क्या, आपको क्वेश्चन डब्ल्यूएच टाइप में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करें सर, बहुत सिंपल है, ये देखिए जो ब्रेकेज है हमारा यहीं पे कर देता हूँ। डब्ल्यूएच टाइप में अगर आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है तो आपको उसके पहले व्हाई, हाउ या फिर व्हाट लगाना है, ठीक है। और देखना है, ये लगा के देखना है कि अगर क्वेश्चन का सेंस बनता है तो उसी वे में आपका आंसर का फ्लो बनेगा। देखिए जब आपको डिमांड पता चल जाती है ना, तो आपको फ्लो भी पता चल जाता है कि किस तरह का फ्लो रहने वाला है आंसर का। फ्लो का मतलब क्या, कि कौन सी चीज पहले आने वाली है, कौन सी चीज बाद में आने वाली है, मैं आंसर में एग्जैक्टली लिखने क्या वाला हूँ, ठीक है। हेडिंग्स क्या होंगे मेरे आंसर, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, वाई को पहले ट्राई करते हैं। वाई द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ दीज टू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसको अभी हिंदी में कन्वर्ट करो या फिर अपने मदर टंग में कन्वर्ट करो। ये कह रहा है कि क्यों जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन इक्वालिटी ऑफ दीज टू, वो इन्फ्लुएंस हो रही है इकोनॉमिक इक्वालिटी की वजह से। अब इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बन रहा है, हमें रीजन थोड़ी लिखना है कि क्यों भाई इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है इन सबको, रीजंस नहीं लिखने, ना ही हमें ये लिखना है कि क्यों कर रही है, ठीक है।
हमें क्या पता, हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है हाउ। हाउ ट्राई करते हैं। हाउ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वेलिटी ऑफ दिस डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वेलिटी। कैसे जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन इक्वेलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, वो इन्फ्लुएंस हो रही है इकोनॉमिक इक्वेलिटी की वजह से। ये आप क्वेश्चन का सेंस बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो है वो WH टाइप में कन्वर्ट करना है। अब व्हाट तो यहाँ पे लगेगा नहीं, व्हाट नेचर ऑफ रिलेशनशिप मतलब किस प्रकार की रिलेशनशिप जो है वो इक्वेलिटी और इक्वेलिटी को अफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, ये तो नहीं लिखना है। हमें लिखना है कैसे करेगी, ये जो इकोनॉमिक इक्वेलिटी है ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है इन सब, राइट। इस तरह का सेंस बनना चाहिए। अब ये जो सेंस है अगेन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ ये कोई वनडे ट्रिक्स नहीं है कि आपने लगा दिया और हो गया। ठीक है, आपको बहुत मेहनत से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमें डिमांड पहचान में आ गई। डिमांड क्या होगी, अभी हमारी डिमांड ये होगी कि हमें लिखना है कि इकोनॉमिक इक्वेलिटी जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। ये इन्फ्लुएंस, ये हो गई डिमांड, इन्फ्लुएंस कर रही है नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। ठीक है, हमें एग्जैक्टली ये लिखना है कि कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, ये हो गई हमारी डिमांड, पहली डिमांड, मैं कहूंगा पहली डिमांड। दूसरी डिमांड भी है इस क्वेश्चन में, ये भी आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या लिखा है, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी कमेंट। ठीक है, सबसे पहले आप यहां तक पढ़ो, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स। अब ये इन्फ्लुएंस तो हमारा पहला डिमांड हो गया, डिमांड तो हमें पता चल गया, लेकिन यूपीएससी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है ना, ये स्टेटमेंट किस लिए दिया है, ये आपको बताने के लिए दिया है कि देर इज अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन। ऐसी भी रिलेशनशिप है जो इन दोनों के बीच में, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी के बीच में जो इक्वालिटी है उसमें एग्जिस्ट करती है। तो वो भी, उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। मतलब अभी आपके आंसर का जो फ्लो है वो कैसे बनेगा। ठीक है, कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, आपकी नहीं, इस क्वेश्चन में जो दी गई उसके रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स। ये हो गया आपका पहला हेडिंग। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने एक और दो क्यों डाला था, क्योंकि ये हमारी सबसे मेन डिमांड है, इसी के ऊपर हमारा आंसर जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वेलिटी ये जो है ना इन्फ्लुएंस कर रही है इन सबको, तो ये हमारी पहली डिमांड होगी, मतलब क्या, मेन डिमांड होगी। लेकिन जब आप आंसर का फ्लो बनाओगे तब आप जो है वो ऐसे जाओगे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे सबसे पहले जो इस्टेब्लिश्ड आइडिया है, इस्टेब्लिश आइडिया क्या है क्वेश्चन में, कि रिलेशनशिप बिटवीन इक्वेलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स ये एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे हमारे फर्स्ट हेडिंग में। सेकंड हेडिंग क्या आएगा हमारा, सेम जो डिमांड हमारी मेन डिमांड है, मतलब कैसे, हाउ इकोनॉमिक इक्वेलिटी जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, ये बनेगा हमारा फ्लो। ठीक है, कंक्लूजन भी आप लिख सकते हो। आंसर कैसे लिखना है वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। यहाँ पे अभी हम खाली ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है, कैसे समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ गई कि हमें बताना है कि कैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी इन्फ्लुएंस कर रही है नेचर ऑफ रिलेशनशिप, इसके बीच की इक्वालिटी ऑफ दीज टू, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, अब हमें डिमांड पता चल गई। ठीक है, इस क्वेश्चन की अब क्या फाइंड करना है हमें, तीसरा क्या था हमारा, कीवर्ड, राइट। कीवर्ड हमें फाइंड करना है। सर कीवर्ड क्या होता है, बताया था मैंने, कीवर्ड होता है कोई भी आइडिया, कंसेप्ट, थियरी, कुछ भी हो सकता है। कीवर्ड आपका हिडन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या कीवर्ड्स है, आइडिया क्या है, इसमें कंसेप्ट कौन कौन सी है, इक्वालिटी कंसेप्ट हो गया, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप कंसेप्ट हो गया, लिबर्टी हो गया, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो गया। ये बहुत आसान होते हैं ढूंढने में, क्योंकि आपको पता है कि ये कंसेप्ट दिया गया है, इसको एक्सप्लेन करना है। अब किसी क्वेश्चन में अगर तीन चार आपको आइडियाज दे गए हो, जो कि आपको लगे कि तीन चार में से ना कोई एक आइडिया ऐसा है जो बहुत मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, उसी आइडिया को आपको क्या करना है, कीवर्ड समझ लेना है। सर ये पहचानना कैसा है कि सबसे मेन आइडिया क्या है। देखो क्वेश्चन में ना आपको जो बाकी आइडियाज दिए गए होंगे ना वो बहुत ही ऑब्वियस होंगे। इक्वेलिटी थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कर सकते हो, करना हो तो। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप कर सकते हो, लेकिन ना करो तो बेटर है। लिबर्टी अगेन क्या हो गया, एक ऑब्वियस सा आइडिया हो गया, पता होता है। लेकिन इकोनॉमिक इक्वेलिटी क्या होती है और वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है इन सबको, ये आपको बताना है। मतलब इकोनॉमिक इक्वेलिटी क्या हो गया आपका मेन कीवर्ड हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारा कीवर्ड क्या हो गया, इकोनॉमिक इक्वेलिटी। मेन मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको कैसे पहचानना है, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा आंसर आपका बेस्ड होना चाहिए, या फिर
मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। तो आपको तो यही लिखना है, इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है उसी के बारे में लिखना है, तो वो कीवर्ड हो गया, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ, डायरेक्टिव्स, ठीक है। पहले मैं ये बता दूं कि कीवर्ड का करना क्या होता है, ठीक है। कीवर्ड का करना क्या होता है कि आपको कीवर्ड जो है, मैंने बताया जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आपको इसको इंट्रो में या फिर बॉडी में इसको आपको एक्सप्लेन करना है, एक या दो लाइन में, या फिर 3 लाइन मैक्सिमम, 3 लाइन भी बहुत ज्यादा होगी, एक या दो लाइन में आपको इसको लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी एग्जैक्टली, ठीक है। ये हो गया कीवर्ड। अब डायरेक्टिव, अब डायरेक्टिव्स क्या होते हैं सर? जो डायरेक्शन देते हैं, आपके आंसर का फॉर्मेट डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन डिसाइड करते हैं आपके आंसर की। देखो यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा दिया गया है कमेंट, इसमें कोई ढूंढने की जरूरत नहीं होती, कमेंट दिया गया है। कमेंट मतलब मैंने क्या बताया था, देखो कमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि पहले आपको एक्सप्लेन करना है और फिर अपना ओपिनियन बनाना है। ओपिनियन कैसा होना चाहिए? एक स्टेब्लिश ओपिनियन होना चाहिए। और ये कौन सा रूल फॉलो करता है? 80-20 रूल फॉलो करता है। मतलब 80% ऑफ द आइडिया वुड बी द एक्सप्लेनेशन, और 80% ऑफ योर आंसर वुड बी एक्सप्लेनेशन, और 20% जो होगा वो आपका ओपिनियन होगा, जो कि एक स्टेब्लिश्ड ओपिनियन होगा। कमेंट, ये आपका इस क्वेश्चन में डायरेक्टिव हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन किस टॉपिक का है, इसके ऊपर ज्यादा आपको टाइम नहीं गंवाना है। टॉपिक क्या है, पेपर के हिसाब से आपको पहचानना है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हो तो आपको फिलोसॉफिकल बेस जो है वो अपना एक क्या रखना है, अपने आंसर का फ्लो फिलोसॉफिकल बेस रखना है, ठीक है। आप आइडियाज ज्यादा प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डिकोड पूरा का पूरा। आपको टाइप समझ में आ गया कौन सा है, ठीक है। फिर आपको डिमांड समझ में आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अगर डिमांड अगर समझनी थी हमें तो हमने इस क्वेश्चन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसको डब्ल्यूएच टाइप में कन्वर्ट किया। फिर हमें क्वेश्चन की डिमांड पूरी तरह से समझ में आ गई कि क्या डिमांड क्या थी हमारी, कि इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ दीज टू, ठीक है। फिर हमने देखा कि फ्लो क्या रहेगा, राइट, हमारे आंसर का, ठीक है। थर्ड हमने देखा कि कीवर्ड्स क्या होगा, कीवर्ड्स क्या होंगे, इकोनॉमिक इक्वालिटी। डायरेक्टिव्स क्या है, कमेंट, मतलब हमें क्या करना है, अपना ओपिनियन देना है, एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन देना है, ठीक है। फिर हमने देखा कि टॉपिक क्या है, हमने पेपर 1 हम दे ही रहे हैं, हमें पता है पेपर 1 है, इसका मतलब हमें एक फिलोसॉफिकल वे में अपना आंसर लिखना है, कोई उससे करंट रिलेटेड या फिर न्यूज रिलेटेड कोई चीज नहीं आएगी उसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का डिकोडिंग, ठीक है। देखिए जब मैं कहता हूं कि कोई करंट या फिर न्यूज बेस्ड जो है वो आएगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जांपल नहीं दे सकते, आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस, आप एग्जांपल जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इवन मैं कहूंगा कि जब आपको डायरेक्टिव दिया गया है इलस्ट्रेट, तब आपको एग्जांपल्स प्रेजेंट करने होते हैं, तब आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वेलिटी की बात की गई है, राइट, तो आप बता सकते हो कि इंडिया में जो इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी है वो कितनी है और वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है। अगर इकोनॉमिक इक्वेलिटी होती है तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डिकोड पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया एक ही इसमें, मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पढ़िए पहले क्वेश्चन को। हाउ फार डू यू एग्री दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर मोर फंडामेंटल देन द फंडामेंटल राइट्स इन मीटिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एज मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन को, मैं पढ़ते वक्त ही ब्रेक करते जा रहा हूं। देखो मैं कह रहा हूं हाउ फार डू यू एग्री that directive principle of the state policy are more fundamental than fundamental rights in meeting socio-economic justice as mentioned in the preamble of the constitution। मैंने क्या किया, सबसे पहले डायरेक्टिव को, ये हो गया आपका डायरेक्टिव, हाउ फार डू यू एग्री, मतलब ये आपको क्या पूछ रहा है, कमेंट पूछ रहा है। मैंने इसको पहले हटा दिया कि ये तो डायरेक्टिव है, ये अपने आंसर का फॉर्मेट डिसाइड करने वाला है, डायरेक्शन डिसाइड करने वाला है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, हाउ फार डू यू एग्री दैट द डीपीएसपीज जो है आर मोर फंडामेंटल than fundamental rights in meeting socio-economic justice as mentioned in the preamble of the constitution। मतलब क्वेश्चन को आपको यही समझ जाना चाहिए कि ये पूछ रहा है कि जो डीपीएससीज है वो कैसे मोर फंडामेंटल है देन फंडामेंटल राइट्स जब बात आती है मीट करने की सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को, व्हेन इट कम्स टू मीटिंग सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। जो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो आइडिया है मेंशन है हमारे प्रीएम्बल में, सिंपल। जैसे मैंने पूरा ऊपर जो लिखा था, अभी मैंने खाली इसके ऊपर लिखा भी नहीं, मैंने ब्रेकेज किया भी नहीं इसका, मैंने खाली सोच लिया, देख लिया। ये चीज आपको आएगी प्रैक्टिस करके, मतलब प्रैक्टिस करके आएगी, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अभी, ठीक है। टाइप क्या है, यहाँ पे अभी आपको हाउ दिख रहा होगा, आपको लगेगा ये डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये हाउ जो है
ये डायरेक्टिव है यहाँ पे, हाउ फार डू यू एग्री पूरा ये डायरेक्टिव है, तो ये WH टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, टाइप हो गया। फिर अभी डिमांड, डिमांड क्या है? ठीक है, देखिए 2-3 बार पढ़ना है, स्क्रीन को आपको रोक देना है, वीडियो को रोक देना है, और 2-3 बार आपको रीड करना ही करना है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ब्रेकेज, अब मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, मैंने सीधा जो है यहाँ पे लिख दिया है, मतलब यहाँ यहीं पे मैंने ब्रेकेज कर लिया है कि कैसे डीपीएसपी जो है वो मोर फंडामेंटल है देन फंडामेंटल राइट्स, जब बात आती है मीटिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, जो कि एक आइडिया प्रियम्बल में मेंशन है। ठीक है, ब्रेक कर लिया आपने। अभी आपको क्या करना है, WH टाइप में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वाई लगा के देखिए, वाई द डीपीएसपी यहाँ पे लगाना है आपको वाई। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा हो गया अपना, क्या हो गया ये क्या कहते हैं, डायरेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे वाई लगा के देखो, वाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर मोर फंडामेंटल देन फंडामेंटल राइट्स इन मीटिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका थोड़ा बहुत सेंस बन रहा है, लेकिन पूरा नहीं बन रहा, रीजंस नहीं लिखने मुझे, तो मैं हाउ बता के हाउ लगा के देखता हूँ। हाउ द डीपीएसपीज आर मोर फंडामेंटल देन फंडामेंटल राइट्स इन मीटिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार हाउ ही लगे, वाई भी लगता है, व्हाट भी लगता है, इसलिए तीनों लगा के देखिए। तो हाउ यहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है कि हमें बताना है कि कैसे, जब भी हाउ लगता है तो कैसे, और वाई लगता है तो क्यों लगाना है जब आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो। तो कैसे डीपीएसपी जो है वो मोर फंडामेंटल हो गई फंडामेंटल राइट्स से ज्यादा, जब हमें सोशियो इकोनॉमिक्स जस्टिस को मीट करना था या फिर डिलीवर करना था, जो कि एक आइडिया है, मेंशन दिया गया है, किया गया है प्रियम्बल में। ठीक है, ये हमें आगे डिमांड समझ में, मतलब हमारी डिमांड क्या हो गई यहाँ पे, हमें लिखना है डीपीएसपी कैसे मोर फंडामेंटल देन FR, मतलब फंडामेंटल राइट्स। ये हमारी डिमांड हो गई जब बात आती है सोशियो इकोनॉमिक को मीट करने, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को मीट करने की। ठीक है, ये हो गई हमारी डिमांड, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगेन मैं कहूँगा कि ये सब प्रैक्टिस के साथ ही आता है। अभी हमने क्या देखा, ये टाइप देख लिया, डिमांड देख ली, कीवर्ड देखना है हमें, राइट। कीवर्ड क्या होंगे, सॉरी इससे पहले क्या होगा, हमारा फ्लो बनेगा, ये कीवर्ड, कीवर्ड नहीं, इससे पहले हमारा फ्लो बनेगा। कीवर्ड जो होते हैं ना, वो जब हमारा फ्लो बनता है तब उसके अंदर हमें कीवर्ड्स कैसे एक्सप्लेन करने हैं, कैसे उनको इलेबोरेट करना है, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ्लो बनाना है, जब आपको डिमांड समझ में आ गई तब आपको बनाना है फ्लो। ठीक है, तो फ्लो क्या बनेगा, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि डीपीएसपी जो है वो कैसे सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को मीट करती है। फिर बताना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कैसे इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को डिलीवर करते हैं। फिर इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना। अब ये कंपैरिजन जो है ये आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर का आपका पार्ट ले लेगा, मतलब आपको मेनली कंपैरिजन पे आपको क्या है, ये मैंने क्या बताया, जब मैंने डिमांड बताई तो क्या बताया था मैंने, मोर देन, मतलब क्या, एक कंपैरिजन ही बताना है आपको, राइट। तो ये आपके आंसर का हो गया फ्लो। ठीक है, फिर अगेन अभी मैं आता हूँ कीवर्ड पे। ठीक है, कीवर्ड कौन से हो सकते हैं इसमें, आपको लगेगा डीपीएसपी होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे, लेकिन नहीं, कीवर्ड है ये एक ही कीवर्ड है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। और जब आप सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन मतलब क्या, 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है, इलेबोरेट करना है, कीवर्ड का यही होता है, 2-3 लाइन मैक्स टू मैक्स। जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि ये जो वर्ड है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये प्रीएम्बल में दिया गया है। ठीक है, और एक लाइन इसके बारे में भी होनी चाहिए, जब आप 2-3 लाइन इंक्लूडिंग दैट 1 लाइन, कि ये क्यों प्रीएम्बल में डाला गया था, क्यों प्रीएम्बल में रखा गया था। ठीक है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो ना तब ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि वर्ड टू वर्ड जो यूपीएससी ने मेंशन किया है वो क्यों किया है। ठीक है, अब ये जो लाइन थी एज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगर नहीं भी देते फिर भी क्वेश्चन बन जाता, लेकिन यूपीएससी ने ये लाइन दी है, इसका मतलब आपको इस लाइन को थोड़ा बहुत जो वो मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर में, बताना पड़ेगा कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस क्यों रखा गया था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, एक लाइन में मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कीवर्ड हो गया। अब आते हैं डायरेक्टिव पे। डायरेक्टिव क्या था, हाउ फार डू यू एग्री। ठीक है, डायरेक्टिव हाउ फार डू यू एग्री, मतलब क्या पूछा है, अपना आपका ओपिनियन पूछा है, सिंपल, राइट। अब ये भी आपको एक स्टैब्लिश ओपिनियन ही देना पड़ेगा, मतलब क्या, किसी ऑथर के, मतलब ऑथर ने कहा है किसी, या फिर किसी न्यूज़पेपर में दिया है, न्यूज़पेपर का नाम नहीं मेंशन करना है आपको। ठीक है,
आपको बताना है कि ये किसी रिसर्च पेपर के ऊपर ये दिया गया है, किसी रिसर्च पेपर में आपने पढ़ा था, किसी या फिर इकोनॉमिक सर्वे में आपने पढ़ा था। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बताया कि कैसे कैसे सोर्सेस आप मेंशन कर सकते हो जब आप एक इस्टेब्लिश ओपिनियन जो है वो बताते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू समथिंग फिर आपका ओपिनियन बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप सीधे सीधे ओपिनियन नहीं बताना। ठीक है, 4 हो गए। 5 टॉपिक इतना आप इसको ना रहने दीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन किसका है? ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, पॉलिटी के। ठीक है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, सीधे आपको वही लिखना है। ठीक है, पॉलिटी के बारे में। ओके, तो ये हो गया अपने क्वेश्चन का डिकोडिंग। ठीक है, इसका आंसर का फ्लो मैंने बता दिया, डिमांड मैंने बता दी, डायरेक्टिव मैंने बता दिया। ठीक है, अब जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में ये सब करना है क्या? नहीं, आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन के ऊपर जंप करना है। आपको ये सब लिखते नहीं बैठना है। जो आप अभी तक लिख रहे थे, मतलब क्या, जो मैंने अभी आपको लिख के बताया वो आपके दिमाग में ही कैलकुलेट हो जाना चाहिए पूरा। और उसके लिए आपको लगेगी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते टाइम भी आपको धीरे धीरे लिखना जो है वो बाजू में रखना है। मतलब क्या, फेड अवे, कम करते जाना है आपको। ये दिमाग में ही सोचना है क्वेश्चन देखते टाइम में। अब मैं कैसे पढ़ूंगा इस क्वेश्चन को? सबसे पहले द एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसी, जैसे मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा मेरा ब्रेकेज करना स्टार्ट हो जाएगा। द एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसीज ऑफ करंट रशियन regime indicates its intention for realization of greater Russia on the lines of Soviet era। ये हो गया हमारा डायरेक्टिव। डायरेक्टिव हमें पता है, दिया है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमने ब्रेकेज कर लिया। द एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसीज ऑफ करंट रशियन regime indicates its intention for realization of greater Russia on the lines of Soviet era। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो एक्सपांशनिस्ट, अभी इसको हिंदी में या फिर मदर टंग में कन्वर्ट करना है, कि क्या कह रहा है कि एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसीज जो है इसकी, अभी जो करंट रशिया है मतलब 1991 के बाद का करंट रशियन रिजिम है, वो क्या इंडिकेट कर रही है? इंटेंशंस किसके? करंट रशियन रिजिम के। किसके लिए? द रियलाइजेशन ऑफ ग्रेटर रशिया, जो कि सोवियत इरा में था। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। राइट, ब्रेकेज समझ में आ गया। अभी जो डिमांड है, डिमांड हमें पता करनी है, तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको कर देना है कन्वर्ट। मतलब मैं यहाँ पे वाई, हाउ या फिर व्हाट लगा सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या, वाई द एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज ऑफ करंट रशियन रिजिम इंडिकेट्स इंटेंशन, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हाउ लगा के देखो। हाउ द एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज ऑफ करंट रशियन रिजिम इंडिकेट्स इंटेंशंस फॉर रियलाइजेशन ऑफ ग्रेटर रशिया ऑन द लाइंस ऑफ सोवियत इरा। कि कैसे जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज है रशियन रिजिम की, वो एक इंडिकेशन दे रही है आपको, एक इंटेंशन बता रही है आपको कि रशिया को क्या करना है, ग्रेटर रशिया बनाना है फिर से। ये हो गया हमारे क्वेश्चन की डिमांड। हमें बताना है कि कैसे जो है वो रशिया जो है वो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज दिखा रहा है। ठीक है, उसका इंटेंशन क्या है फिर इस एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज के पीछे, कि उसको ग्रेटर रशिया बनाना है। सिंपल, ये हो गया। ये हो गया हमारी डिमांड कि कैसे बना रहा है ये लिखना है हमें। अब आते हैं कीवर्ड्स पे। देखिए कीवर्ड्स क्या होंगे? कीवर्ड्स हमारा होगा ग्रेटर रशिया। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज ग्रेटर रशिया एक्चुअली, विच इज ऑन द लाइंस ऑफ सोवियत एरा। मतलब सोवियत एरा के टाइम पे जो ग्रेटर रशिया का आइडिया था, ठीक है, उसको हमें बताना है। अब सर ये तो हमें कीवर्ड पता चल गया, हमें क्या कहते हैं उसको, जो है डिमांड पता चल गई। लेकिन क्या सच में क्वेश्चन यही पूछ रहा है? क्या इसमें कोई हिडन कीवर्ड है? मैंने बताया था कि कीवर्ड और एक और भी हो सकते हैं जिसको हमें जो हिडन हो सकते हैं। तो इसमें हिडन कीवर्ड क्या है? हिडन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जानबूझकर मैंने लिया है पेपर 2 का, जो कि एक इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर है। ठीक है, अब हिडन क्या होगा इसमें? हिडन न्यूज़ क्या होगी? हिडन न्यूज़ जो होगी वो होगी रशिया यूक्रेन वॉर एंड रशिया क्रीमियन वॉर। मतलब क्या, ये जो हिडन कीवर्ड्स थे इनको भी आपको मेंशन करना ही करना है। राइट, आपको इन सब को मेंशन करना है। मतलब ये क्वेश्चन जो है आपको आपसे पूछ रहा है कि जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया क्रीमियन वॉर, इसके बारे में आपको बताना है कि कैसे जो एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसीज है, मतलब रशिया जो है अटैक कर रहा है इन देशों पे, राइट, तो कैसे जो है वो उसकी एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसीज जो है वो एक इंडिकेशन दे रही है एक इंटेंशन को पूरा करने के लिए। कौन सा इंटेंशन है? ग्रेटर रशिया। राइट, ठीक है, समझ में आ गया आपको? डिमांड समझ में आ गई आपको, कीवर्ड समझ में आ गया आपको, जो हिडन कीवर्ड्स थे वो समझ में आ गए आपको, डायरेक्टिव पता है, कमेंट मतलब आपको ओपिनियन देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी मैंने जितना एक्सप्लेन किया है, अगेन उतना टाइम नहीं लगेगा आपको। प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिल्टर होकर आनी चाहिए। ब्रेकेज पढ़ते टाइम में होना चाहिए, डायरेक्टिव सीधा दिया होता है। कीवर्ड्स आपको आइडिया ढूंढना है, जो नया नया आइडिया दिखता है आपको क्वेश्चन में। अगर न्यूज़ रिलेटेड है, करंट अफेयर रिलेटेड है, तो आपको वो हिडन कीवर्ड भी ढूंढना पड़ेगा कि ये किस चीज़ के ऊपर पूछा गया है। ठीक है,
डिमांड आपकी पहचान में आ चुकी है कि एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसीज के बारे में हमें बताना है कि कैसे रशिया जो है एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसीज दिखा रहा है ग्रेटर रशिया को अचीव करने के लिए। सिंपल, यही आपको लिखना है। समझ में आ गया? यही करना होता है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे ही 100 क्वेश्चन लेके बैठिए और उसको डिकोड करिए, डिकोड करते रहिए। आंसर लिखना बहुत दूर की बात है, पहले क्वेश्चन को डिकोड करना सीखिए। आपको लेने 100 क्वेश्चन, डिकोड करते जाना है और लिखते लिखते आपको लिखना दूर रखना है, फिर आपको दिमाग में ही ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो जितना मैंने सब कुछ समझा है, ये जो यूपीएससी के हैं और जो एमपीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में आंसर एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो है। मराठी में मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, सेम वीडियो रहने वाला है, कोई फर्क नहीं रहेगा। सिर्फ खाली जो क्वेश्चन या फिर जो आंसर रहेगा उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मराठी में रहेगा और जो ये कंटेंट है वो भी मराठी में लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू join this program and study well. Okay, all the best. Thank you.